नमस्कार, न्यूज़ एट 9 में आपका स्वागत है। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का हुआ ऐलान। टाइम शेल्टर खिताब को मिला पुरस्कार। नॉस्टैल्जिया पर आधारित है यह किताब की थीम। नए संसद में सेंगोल किया जाएगा स्थापित। चोल साम्राज्य से जुड़ा है इसका इतिहास। माना जाता है सत्ता सौंपने का है प्रतीक। और आज मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। आई लव टर्टल्स थी इसकी थीम। इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं कछुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। टाइम शेल्टर खिताब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसे बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडियनोव द्वारा लिखा गया है, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में की गई थी। इसे शुरू में हर 2 साल पर दिया जाता था। पहले इसमें शर्त थी कि विजेता लेखक यूनाइटेड किंगडम का ही नागरिक होना चाहिए, मगर 2015 में यह शर्त हटा ली गई और अब इसके दायरे में दुनिया भर के लेखक आ गए हैं। फिर 2019 में मैन ग्रुप ने इस पुरस्कार को खुद से अलग कर लिया। तब से यह केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार मानते हैं। इसे हर साल किसी ऐसे काल्पनिक किताबों के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, साथ ही वह यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में छापी गई हो। इस पुरस्कार के तहत किताब के लेखक और उसके अनुवादक को साझा तौर पर 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। इसके अलावा हर शॉर्टलिस्ट किए गए लेखक और अनुवादक को भी 2500 पाउंड दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता का चुनाव बुकर फाउंडेशन द्वारा एक समिति के सिफारिश के बाद किया जाता है। 2005 में इस्माइल कादरी इस पुरस्कार के पहले विजेता थे, जबकि पिछले साल टॉम्ब ऑफ सैंड खिताब के लिए भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल को चुना गया था। आपको बता दें कि टाइम शेल्टर की थीम नॉस्टैल्जिया पर आधारित है। किताब में एक ऐसे क्लिनिक की कल्पना की गई है जो गुजरे हुए वक्त को फिर से लौटाती है। साथ ही इस क्लिनिक के हर मंजिल को एक अलग दर्शक के तौर पर पेश किया गया है। हर साल 23 मई को यानी आज ही के दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसे कछुओं के संरक्षण पर ध्यान देने और कछुओं के विषय में जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है आई लव टर्टल्स। धरती पर कछुओं की 300 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जबकि भारत में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां हैं ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक। भारत में कछुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। कछुए मीठे पानी और खारे पानी दोनों में रह सकते हैं। समुद्री कछुए तकरीबन 80 सालों तक समुद्र में रहते हैं, जबकि सामान्य कछुए आमतौर पर जमीन पर ही रहते हैं। ये 300 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। कछुओं को कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज माना जाता है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। ये बिना भोजन और पानी के काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। कछुए अपने पारिस्थितिक तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक कछुओं की ज्यादातर प्रजाति कमजोर, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इनकी आबादी प्रदूषण, आवास के नुकसान और शिकार के चलते खत्म होती जा रही है। समुद्री कचरा इसकी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि कछुए अक्सर इन्हें अपना भोजन समझ लेते हैं। इससे कछुए के सेहत पर खराब प्रभाव पड़ता है। इससे कछुए की मौत भी हो जाती है। विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टर्टॉइज रेस्क्यू या ATR द्वारा किया गया था। इसे साल 2000 से हर साल मनाया जा रहा है। इस संगठन का मकसद कछुओं को अवैध तस्करी से बचाना, विदेशी खाद्य उपयोग में जाने से रोकना, आवास में नुकसान पर रोक लगाना और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाना है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा।
इस कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक कब्रिस्तान खोजा गया है। यह कब्रिस्तान जूना खाटिया में ही खोजा गया है, जहां की खुदाई से शुरुआती हड़प्पा सभ्यता के अब तक के सबसे बड़े कब्रिस्तान के सबूत मिले हैं। जूना खटिया के अलावा गुजरात में अब तक लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा आदि दूसरे हड़प्पा स्थान खोजे जा चुके हैं। जूना खटिया को नेक्रोपोलिस भी कहा जाता है। इसे नेक्रोपोलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास अभी तक किसी बड़ी बस्ती की खोज नहीं की गई है। प्राचीन ग्रीक में नेक्रोपोलिस मृतकों के शहर को कहा जाता था। नेक्रोपोलिस का मतलब एक बड़ा डिजाइन किया गया कब्रिस्तान होता है। जूना खटिया की खोज 2016 में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। इसे एक एरिया सर्वे के दरमियान खोजा गया था। पुरातत्वविदों ने यहां अब तक 500 से ज्यादा कब्रों की खोज की है। ऐसे में यह स्थान शुरुआती हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है। यहाँ 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक की कब्रें देखी गई हैं। ये कब्रें ज्यादातर बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और इनका आकार ज्यादातर आयताकार है। हालांकि कुछ कब्रों को अंडाकार या गोलाकार भी देखा गया है। यहाँ खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मनके के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि जैसी कीमती सामानों के साथ कब्रों की कतारें देखी गईं। इन कब्रों पर पेंटिंग की अनोखी विशेषताएं भी देखी गई हैं। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की प्राचीन बड़ी सभ्यताओं में से एक रही है। यह भारत में पहली नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। इसकी खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने की थी। उधर नए संसद भवन में तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित करने का ऐलान किया गया है। इसे नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्थापित किया जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया जाना है। यहां स्थापित होने वाला सेंगोल चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल को सत्ता सौंपने का प्रतीक माना जाता है। आजादी के दौरान आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इसे लॉर्ड माउंटबेटन से हासिल किया था। इसे अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने की निशानी के तौर पर लिया गया था। बाद में इसे इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया। सेंगोल का मतलब संपदा से संपन्न होता है। प्राचीन काल में यह राजदंड भारतीय सम्राट की ताकत और अधिकार का प्रतीक था। यह सोने या चांदी से बना होता है। इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। इसे सम्राट द्वारा अक्सर औपचारिक अवसरों पर ले जाया जाता था। इसका इस्तेमाल राजा के अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता था। इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। सेंगोला जिसे दिया जाता है उसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। भारत में सेंगोल राजदंड का प्राचीन इतिहास कई राजवंशों में देखा जा सकता है। मौजूदा सबूतों के मुताबिक इस राजदंड का पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य द्वारा किया गया था। मौर्य सम्राटों द्वारा अपने बड़े साम्राज्य पर अपने अधिकार को दिखाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी इसके इस्तेमाल के सबूत देखने को मिलते हैं। इससे आखिरी बार इस्तेमाल करने का सबूत मुगल साम्राज्य से देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? एडॉप्ट डोंट शॉप, आई लव टर्टल्स, सेव द टर्टल्स या इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीतांजलि श्री इस पुरस्कार की पहली विजेता हैं। पिछले साल यह पुरस्कार टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक के लिए दिया गया था। 2023 के पुरस्कार के लिए टाइम शेल्टर पुस्तक को चुना गया है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज में कौन शामिल नहीं है? डिजिटलाइजेशन, कौशल, एमएसएमईज या फिर स्वास्थ्य? इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। इसे $2.5 लाख की सीमा के साथ शुरू किया गया था।
इसमें कॉरपोरेट, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार एवं ट्रस्ट आदि को नहीं कवर किया गया है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर केवल चार। इसका सही विकल्प है डी, यानी केवल चौथा कथन सही है। लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम को वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि आरबीआई इसका नोडल एजेंसी है। स्कीम को $25,000 की सीमा के साथ शुरू किया गया था। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।